आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब केमिकल रिएक्शन क्या होती है और इक्वेशन क्या होती है, पहले हम जान लेते हैं केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री एक साइंस की पढ़ाई है जो कि हमें बताती है चीज़ें किसकी बनी हुई हैं। ठीक है, केमिस्ट्री एक पढ़ाई है जो हमें बताती है मैटर के बारे में। मैटर क्या है? दुनिया की सारी चीज़ें मैटर हैं अगर उसके अंदर वेट होता है और अगर वो जगह घेरती हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं तो क्या होता है? वो मैटर होता है। तो साइंस ने हमें बताया कि मैटर है, दुनिया की सारी चीज़ें मैटर हैं और जो वेट होता है जिसके अंदर और जो जगह घेरती हैं उसे हम कहेंगे मैटर। अब मैटर बना किसका होता है? वो होता है आइटम्स का। किसका बना होता है? मैटर आइटम्स का बना होता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री हमें बताती है ये जो आइटम्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं, कैसे आइटम्स और आइटम्स इंटरेक्ट करते हैं और क्या इंटरेक्ट करने के बाद ये क्या बनाते हैं। इंटरेक्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन, इंटरेक्ट करने के बाद क्या बनाते हैं, वो प्रोडक्ट क्या बनाएंगे। तो ये है केमिस्ट्री की पढ़ाई। ठीक है, तो हम सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है, फिर पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो दो ही टॉपिक पढ़ना है सिर्फ, लेकिन ध्यान से पढ़ना है। फिजिकल चेंज क्या होता है, सबसे पहले हम फिजिकल और केमिकल देख तो लें। अरे ये केमिकल चेंज क्या है? केमिकल रिएक्शन ही केमिकल चेंज है बस। केमिकल रिएक्शन होने के बाद हमें क्या क्या चीज़ें दिखती हैं, क्या चेंज हुआ है, क्या रिएक्शन में कलर चेंज हुआ है, गैस फॉर्मेशन, अभी देखते हैं। तो पहले पढ़ते हैं फिजिकल चेंज क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें सामने दिख जाएं, जो रिवर्स हो जाएं। जैसे इसकी एग्जाम्पल लेते हैं कि मेल्टिंग ऑफ आइस, कोई बर्फ़ है और वो पिघल के क्या बन गया है? पानी, वाटर बन गया। आइस किस में तब्दील हो गया है? वाटर में। तो ये किसका एग्जाम्पल है? फिजिकल चेंज का। अब देखो इसमें क्या हुआ, जो आइस थी क्या उसने अपना कोई नया सब्सटेंस बना लिया? वाटर क्या कोई नया सब्सटेंस है? आइस भी H2O है और वाटर भी H2O है, दोनों नया सब्सटेंस नहीं बना। तो नई कोई भी नया सब्सटेंस फिजिकल चेंज में नहीं बनता है और रिवर्सिबल होती है। क्या हम वो पानी से आइस बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। बॉइलिंग ऑफ वाटर, अगर किसी पानी को हम बॉईल करते हैं तो वाटर क्या होता है? वाटर वेपर में हो जाता है। वेपर भी क्या है? H2O ही है। और वाटर क्या है? ये जो बॉयल हो रहा है वो भी क्या है? वाटर ही है। टीयरिंग ऑफ पेपर, अगर हम किसी पेपर को बीच से फाड़ दें तो क्या पेपर कुछ और बन गया? नहीं। तो वो सब क्या है? फिजिकल चेंज है। और फिजिकल चेंज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? वो रिवर्सिबल होते हैं। न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, ना मेल्टिंग ऑफ आइस में, बॉइलिंग ऑफ वाटर में या टीयरिंग ऑफ पेपर में कोई नया। और एक क्या है? मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये भी फिजिकल चेंज है। अब आते हैं केमिकल चेंज क्या होता है। व्हाट इज़ केमिकल चेंज? तो अगर हम किसी लकड़ी को जला दें, जैसे एक बात समझ लो, ये इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल मतलब कि उन्हें दोबारा, अगर जो हो चुके हैं उन्हें दोबारा वहीं उसी जगह पे नहीं लाया जा सकता। जैसे बर्निंग ऑफ वुड, कोई हमने वुड को जलाया, वुड को आग दी और जलाया, वो क्या बन गया? कोयला। अब कोयले को क्या हम वुड बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो उसे क्या कहेंगे? इरिवर्सिबल, ये चेंज नहीं हो सकता। एक बार वो कोल बन गया तो वो अब वुड नहीं बनेगा। ठीक है, अब कोल के बाद वो ऐश बन जाता है। क्या ऐश कोल में तब्दील हो सकती है? नहीं। क्या कोल वुड में? नहीं। ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे के ऊपर जंग लग गया है तो क्या है? वो केमिकल चेंज है, अब उसे लोहा नहीं बनाया जा सकता। डाइजेशन ऑफ फूड, खुद समझो, अगर तुमने जो फूड डाइजेस्ट कर लिया है अपने पेट में, क्या वो खाना बन सकता है? वो तो कुछ और बनेगा, खाना तो नहीं बन सकता ना। तो ये क्या हो गया? एक केमिकल चेंज है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जैसे केमिकल चेंज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो समझो। कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है सबसे पहले, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, कोई भी केमिकल चेंज होगा, उसमें कलर चेंज दिखे तो वो केमिकल रिएक्शन होगी। कलर चेंज दिख सकता है, नहीं भी दिख सकता, बात समझ में आ रही है? ज़रूरी नहीं कि कलर चेंज दिखे, हाँ ऐसा हो सकता है कलर चेंज भी दिखे या नहीं भी दिख सकता। जैसे एक रिएक्शन देख लो कि आयरन की, लोहे के ऊपर जब जंग लग जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ केमिकल चेंज, लोहे के ऊपर जंग लग जाता है तो लोहा कैसे कलर का होता है? ग्रे। Fe कितने कौन से कलर का होता है? और कैसा हो जाता है? ब्राउन, ऑरेंज ब्राउन, शायद रेडिश ब्राउन। कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन, रेडिश
डी रेडिश ब्राउन हो जाता है। बात क्लियर हो गई, रेडिश ब्राउन। तो कलर चेंज हो गया, आयरन का कलर कैसा था, ग्रे था, ग्रे कलर से क्या हो गया, रेडिश। तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें कलर भी चेंज हो जाता है, और कोई रिएक्शन होती है उसमें कलर चेंज नहीं होता। जैसे गैस का फॉर्मेशन करता है, क्या करता है, गैस का फॉर्मेशन करता है। गैस का फॉर्मेशन क्या है, जैसे अगर किसी मेटल को, जैसे कोई मेटल है Na मान लो, Na प्लस उसके अंदर क्या डाल दें, HCl, Na के अंदर क्या डाल दें, Na, सोडियम प्लस HCl, तो ये क्या देगा, देखो सोडियम जो है वो मेटल है, क्या है, मेटल है, और HCl जो है वो एसिड है। तो ये क्या देता है, ये देता है साल्ट, नमक, सॉल्ट देता है NaCl, और क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। इसे बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ हो गया अब 2, तो यहाँ हाइड्रोजन हो गया 2, तो क्लोरीन यहाँ पर लगा देंगे 2, और यहाँ पर 2 लगा देंगे। बात क्लियर हो गई, ये बैलेंस हो गई केमिकल रिएक्शन। अब क्या होगा, चेंज इन स्टेट। स्टेट क्या होती है, देखो मैटर तुमने 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। मैटर, किसी की चीज़ के अंदर अगर वजन है और वो जगह घेर रही है तो वो उसे क्या कहते हैं, मैटर। अब देखो मैटर कितनी स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड भी बन सकती है, लिक्विड से सॉलिड गैस भी बन सकती है, गैस से लिक्विड भी बन सकती है, गैस से सॉलिड भी बन सकती है। बात क्लियर। इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। जैसे आपने हाइड्रोजन गैस डाली, क्या डाली, हाइड्रोजन क्या होती है, गैस, उसके साथ में डाल दी ऑक्सीजन गैस, तो हमें क्या मिला, वाटर मिला। देखो वाटर मिला जो कि क्या है, लिक्विड। हाइड्रोजन गैस था, ऑक्सीजन गैस थी, गैस और गैस ने क्या बना दिया, लिक्विड। तो इसे केमिकल चेंज है, ये क्या है, केमिकल चेंज है। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है, जैसे समझ लो पपड़ी क्या हो जाती है, पपड़ी बन जाती है किसी की। तो इसमें क्या है, जैसे Na, एक एग्जाम्पल आपकी बुक का ही है, Na2SO4, ठीक है, ये सॉल्युबल इन वाटर होता है, पानी में घुल जाता है। BaCl2, ये हो गया सोडियम, इसे कहेंगे, देखो 2 से मतलब मत रखो, इस 4 से मतलब मत रखो। SO4 का मतलब होता है सल्फेट, और Na मतलब होता है सोडियम, तो इसका नाम हो गया सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट बस। बेरियम हो गया, और क्लोरीन बाद में लगता है क्लोराइड हो जाता है, तो बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, BaCl2 क्या होगा, BaCl2 क्लोराइड। अब जब ये इसे कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहेंगे और प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहेंगे। तो क्या करता है, Na किसके साथ चला जाता है, Cl के साथ, और ये सॉल्ट बना लेता है। और बेरियम किसके साथ चला जाता है, BaSO4, ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना लेता है जो कि सॉलिड होता है, और ये वाटर में घुल नहीं पाता, क्या नहीं होता है, घुल नहीं पाता, और इसे लिखते हैं PPT। अरे पपड़ी बन जाती है, इसकी क्या बन जाती है, पपड़ी बन जाती है। बात क्लियर हो रही है। अब चेंज इन टेम्परेचर, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो उसमें केमिकल चेंज, टेम्परेचर चेंज भी हो रहा होगा, क्या टेम्परेचर। जैसे एक देखते हैं, जैसे CaO क्या होता है, देखो कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, चूना क्या होता है, चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड चूना कभी लेके आना, जैसे चूने की पुताई हुआ करती थी घरों में, हाँ, तो कैल्शियम ऑक्साइड चूने से पुताई होती थी, तो हम क्या करते थे, उसके बड़े बड़े डेले आते थे और उसे हम वाटर में डाल देते थे। ये बकेट रखते थे, बकेट में वाटर है, उसमें चूना डाल दिया, तो रात में हम देखते थे कि वो बहुत ज़्यादा गर्म होने लगता था, तो CaO क्या बना लेता था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो ये रिएक्शन जो है अभी समझाऊंगा, इसका बेसिक बताऊंगा कि ये रिएक्शन कैसे हुई है। तो हमने कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डाला, तो वो क्या बना लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसके अंदर से क्या निकली, बहुत ज़्यादा हीट निकली। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। बात क्लियर हो गई, हाँ बात समझ में आ रही है। कॉम्बिनेशन का भी है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर क्या चला गया, वाटर चला गया, कॉम्बिनेशन की भी है, एक्सोथर्मिक की भी है। और ये चेंजेस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। कैसे चेंजेस होते हैं, इरिवर्सिबल, मतलब अगर वो ये इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में वाटर आ गया है, अब हम इसके अंदर से वाटर नहीं निकाल पा रहे हैं, इरिवर्सिबल ही नहीं है। जैसे बेरियम सल्फेट को अब हम क्या नहीं, चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। हो जाती हैं, ज़रूरी नहीं है, हर रिएक्शन इरिवर्सिबल नहीं होती।
बात समझ में आ रही है? तो केमिकल चेंज क्या है? केमिकल चेंज वो है जिसमें कलर चेंज हो रहा है, जिसमें गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड लिक्विड गैस, जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। तो उस रिएक्शन को बोलते हैं, उस तरह की केमिकल रिएक्शन, और उस चेंज को बोलते हैं केमिकल चेंज सिंपली। अब आते हैं हम इक्वेशन की तरफ। इक्वेशन क्या होती है? जैसे हमने यहाँ पर लिखा हाइड्रोजन गैस बेटा और ऑक्सीजन गैस के साथ मिलकर क्या बना देती है? वाटर। ठीक है, अब इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस को हम कैसे लिखेंगे? देखो, ये हो गया हाइड्रोजन आइटम। अकेला अगर लिखा है कोई, ऐसा समझ लो जो भी आइटम अगर उसके आगे 2 नहीं लिखा है, बस ऐसा समझ लो, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? आइटम है। और जैसे नाइट्रोजन अकेला लिखा है तो नाइट्रोजन आइटम है, ऑक्सीजन अकेला लिखा है तो ऑक्सीजन आइटम है। 2 लग गया वैसे ही ऑक्सीजन गैस कहेंगे, 2 लग गया नाइट्रोजन गैस कहेंगे, H2 लग गया हाइड्रोजन गैस कहेंगे। बात समझ में आ रही है? तो हाइड्रोजन गैस को कैसे लिखेंगे? H2। बात क्लियर हो गई? उसके आगे थोड़ा सा छोटा सा लिख देंगे जी फॉर गैस। जी फॉर क्या है? गैस। अब यहाँ पर किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? प्लस का साइन लगाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन अकेला लिखा है, इस समय से पढ़ेंगे ऑक्सीजन आइटम। जैसे ही 2 लग गया, अब ये कंबाइन हो गया है। किससे कंबाइन हो गया है? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, इस 2 का मतलब है यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस की जगह पे क्या लिख देंगे? ये जी बना देंगे। ठीक है, दोनों गैस है। अब देखो प्लस का निशान क्यों लगाया है? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों कंबाइन होंगे। बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लो। तो पता है जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो यहाँ लिख लो H पहले और O। पहले कौन लिखा जाता है? जो कि पॉजिटिव, जिसकी पॉजिटिव वैलेंसी होती है। और जो मेटल्स होते हैं, हाइड्रोजन मेटल नहीं है लेकिन उसकी पॉजिटिव वैलेंसी तो है, तो पहले लिखा जाएगा। जैसे H2O, अब कैसे बताएंगे? देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, जो कि हाइड्रोजन के पास चली जाएगी, और हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। कितनी होती है? 1, जो कि ऑक्सीजन के पास चली जाएगी, और 1 लिखा नहीं जाता। ठीक है, क्या बन गया? H2O। ठीक है, बैलेंस बाद में करते हैं। अब देखो हमने जो ये वाटर बनाया वो किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। तो इस तरह के लिखने को, एरो बनाया, इस तरह के लिखने को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। बात क्लियर हो रही है? इस तरह जो हमने लिखा है, हाइड्रोजन गैस को लिखा है H2, उसके आगे गैस लगा दिया प्लस का निशान, तो इस सब को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा? केमिकल इक्वेशन। इसे बैलेंस भी करा जाता है। बैलेंस कैसे करेंगे? देखो यहाँ O2 हैं, ऑक्सीजन के कितने आइटम हैं? यहाँ 2 हैं। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। दिस इज रिएक्टेंट साइड। इस साइड को क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। क्या बोला जाता है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट साइड लेफ्ट साइड में लिखी जाती है। इसे कहते हैं प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है बेटा? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के नंबर को बराबर करा जाता है, इक्वल करेंगे कि भैया यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हैं तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ हाइड्रोजन 2 हैं तो यहाँ हाइड्रोजन 2 ही होना चाहिए। बात क्लियर हो? इक्वल का मतलब समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 2 हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ 1 है। तो किस में गड़बड़ी दिख रही है तुम्हें? ऑक्सीजन में। तो जिधर की तरफ कम है उधर यहाँ पर 2 लग जाएगा। अब इस 2 का मतलब समझो क्या होता है। हमने इसे ऑक्सीजन को भी 2 बना दिया। बात समझ में आ रही है? तो ऑक्सीजन कितने हो गए? यहाँ पर 2 हो गए, और हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 2 ज़ा 4। बात क्लियर हो गई? अब यहाँ 4 हो गए, यहाँ 2 बचे, तो क्या करेंगे? यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो 2 2 ज़ा 4। इसके और भी तरीके हैं। सबसे पहले आपको सीखनी है कि वैलेंसी। वैलेंसी के लिए हमें बेसिक पढ़ना पड़ेगा थोड़ा रिएक्शन का। जैसे क्या? जैसे मैटर के बारे में। मैटर किसका बना होता है? मैटर क्या होता है? जिसके अंदर वेट हो, ठीक है, और जो क्या करे? जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे। ठीक है, बात क्लियर हो गई? देखो थोड़ा सा बेसिक पढ़ना ही है, तो हम कह रहे थे थोड़ा तो बेसिक पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो बेटा अगर तुम ऐसे ही पढ़ लोगे तो बाद में पेपर में आएगा तो रिएक्शन बिल्कुल समझ में नहीं आएगी कैसे हुई है। थोड़ा बेसिक समझते हैं कि असल में एक ही बार तो पढ़ना है सर बेसिक, फिर तो हमें आ जाएगा ना। एक ही बार बेसिक पढ़ना है सर, तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा।
तो मैटर वो होता है जिसके अंदर वजन होता है। सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई भी बुक डिफ़िकल्ट नहीं होती है, सिर्फ हम पढ़ने पे ध्यान नहीं देते कि हम कैसे पढ़ाया जाए। ठीक है, तो आज देखते हैं कि मैटर क्या चीज़ है। दुनिया की सारी चीज़ें मैटर हैं। तुम कहते हो पेन, यस मैटर है। वाई, उसके अंदर वेट है, उसके अंदर क्या है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। क्या पेंसिल क्या है, वेट है, स्पेस है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। क्या बेड, फ़ोन, चींटी, छोटी सी चींटी क्या है, उसके अंदर वेट है, उसके वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो सारी चीज़ों को क्या बोला जाएगा, मैटर। दुनिया की कोई भी चीज़ तुम सोच लो जिसके अंदर वेट होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, जगह घेरती हैं, जगह घेर रही हैं। तुम्हारा रिमोट रखा हुआ है, कप रखा हुआ है, सब जगह घेर रहे हैं ना, इसके अंदर वजन भी है, तो उसे मैटर बोल दो सीधे सिंपल लैंग्वेज में। क्या होता है, मैटर होता है बस। मैटर क्या नहीं है जिसके अंदर वजन नहीं होगा। तुम्हारे मोहब्बत में, लव में क्या नहीं है भैया, वजन नहीं है, इसके में वजन ही नहीं है लव में, और स्पेस ऑक्यूपाई भी नहीं कर रहा। तुम्हारे दिलों में कर रहा होगा, नहीं फीलिंग है वो, सिर्फ और सिर्फ, नहीं वजन है उसके अंदर, ना वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो जो तुम्हारी शेडो हो गई, ऐसे शेडो हो गई, शेडो मतलब परछाई हो गई, ना वजन है, ना वेट है, वो सॉरी वेट भी नहीं है और स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं कर रही है, तो उसे हम मैटर नहीं बोलेंगे। अरे जिसके अंदर वेट नहीं होता, जो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती, उसे मैटर नहीं बोलते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब मैटर किसका बना होता है, मैटर बना होता है एटम्स का। अरे ये क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, छोटे छोटे से बहुत छोटे, दुनिया में कोई भी चीज़ सोच सकते हो, सबसे छोटा होता है एटम। वो बात की बात है, प्रोटॉन छोटा होता है उससे, फिर गॉड पार्टिकल्स भी आ गए हैं, वो सब छोटे होते हैं, लेकिन हमें सबसे पढ़ना है केमिस्ट्री में, आइटम सबसे छोटे होते हैं, और आइटम मिल कर बहुत ज़्यादा आपस में आइटम्स क्या बना देते हैं, आइटम बनाते हैं मैटर को। देखो दुनिया की सारी चीज़ें मैटर हैं, अगर दुनिया की सारी चीज़ें मैटर हैं, अगर उसके अंदर जगह है, वो क्या है, उसके अंदर वेट है और वो जगह घेर रही है, तो उसे बोलेंगे मैटर, सिंपल बात है। तो दुनिया की सारी चीज़ें मैटर हो गई, और दुनिया की सारी चीज़ें किससे बनी हैं, आइटम से। बात समझ में आ रही है। तो हमारी पीरियोडिक टेबल में जो हम पढ़ेंगे वो 118 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। 118 भी नहीं पढ़ेंगे, कम ही पढ़ेंगे, लेकिन कितने हैं, 118, 119 भी है। अब तो मैन मेड हो गई है, जितने चाहो उतने बना लो। ठीक है, तो अभी तो 118 ही हैं एलिमेंट, और हमें उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो पहला नंबर आता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहते हैं। पहला नंबर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हैं। देखो तुमने पढ़ा होगा हाइड्रोजन, अगर पढ़ लिया है तो हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ऐसे कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर तुमने पहले नंबर पे हाइड्रोजन को क्यों बोला, हीलियम को दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर को लिथियम पे, चौथे को, ये पाँचवें को, ये कैसे क्यों कर रहे हो ये सब। क्या हम क्या पहले बोरॉन को नहीं बोल सकते, क्या हीलियम को नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं ना, नहीं बोल सकते यार, कैसे भी याद तो होना चाहिए कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, लेकिन बोल नहीं सकते, क्यों नहीं बोल सकते उसमें। ठीक है, आते हैं। तो जैसे ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन को चाहे पहले डिस्कवर कर लिया गया हो चाहे बाद में, तो ऑक्सीजन को नंबर 8 मिला हुआ है, हाइड्रोजन को पहला नंबर। तो ऑक्सीजन और इनमें फ़ाइट होने लगी, ऑक्सीजन ने कहा मुझे पहला नंबर चाहिए, सिंपल सी बात है, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। तो हाइड्रोजन ने बुलाया साइंटिस्ट को, क्या भैया बचाओ, ऑक्सीजन तो पीटने वाला है, कि आपने उसे 8 नंबर क्यों दे दिया और मुझे 1 नंबर क्यों दे दिया। तो साइंटिस्ट ने कहा बेटा ऑक्सीजन, तुम्हारे अंदर प्रोटॉन 8 हैं। क्या बोला, ऑक्सीजन तुम्हारे अंदर प्रोटॉन 8 हैं, इसलिए हमने तुम्हारा नंबर क्या दिया है, नंबर क्या मिला है, 8 नंबर मिला है। बात क्लियर हो रही है। हाइड्रोजन से कहा कि बेटा हमने तुम्हें 1 नंबर इसलिए दिया है क्योंकि तुम्हारे अंदर 1 प्रोटॉन होता है, बस सिंपल सी बात है। जो नंबर डिसाइड होगा वो प्रोटॉन से होगा, जितने प्रोटॉन होंगे वही नंबर दे दिया जाएगा। बात क्लियर हो गई। अब ये नंबर है क्या, ये है एटम का नंबर, तो कह देंगे एटॉमिक नंबर, सिंपल है। आइटम का नंबर है तो एटॉमिक नंबर कह देंगे। एटॉमिक नंबर क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को, जितने प्रोटॉन होंगे। बात क्लियर हो गई। अगर क्लोरीन का नंबर 17 है तो उसके अंदर क्या 17 होंगे, 17 प्रोटॉन होंगे। आर्गन का नंबर 18 है तो उसके अंदर क्या 18 होंगे, 18 प्रोटॉन होंगे। और 18 प्रोटॉन है तो 18 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। वो हम बनाते हैं एक लिस्ट, ठीक है, लिस्ट बनाते हैं। जैसे पहले नंबर पे है हाइड्रोजन, पहला नंबर बाद में लिखो, पहले लिख दो हाइड्रोजन, दिस इज एलिमेंट्स हो गए।
और यहाँ पर लिख दोगे Z। हाँ, एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Z से। एलिमेंट लिख दो, फिर क्या लिखोगे तुम? प्रोटॉन लिख दो, फिर लिख दो इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में तुम्हें लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, EC लिख दो सिंपली, EC। उसके बाद में तुम्हें लिखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़रूर लिखना। लोग नहीं लिखते वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका रिएक्शन में बहुत फ़ायदा है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में बहुत फ़ायदा है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में लिखनी है तुम्हें वैलेंसी। क्या लिखनी है? वैलेंसी। उसके बाद में न्यूट्रॉन लिखने हैं, और सबसे लास्ट में लिखना है तुम्हें एटॉमिक मास। एटॉमिक मास लिखना है। एटॉमिक मास को बेटा ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ये चार्ट बनाना है। ये केमिस्ट्री पढ़ने से ये चार्ट हमें पूरा पूरा आना चाहिए। मेटल और नॉन मेटल भी लिख लो आगे, अगर जगह हो तो नॉन मेटल और मेटल भी लिख लो, वो बता दूंगा मैं। ठीक है, तो हम आप ही सिर्फ पढ़ेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, पर तुम लोग शॉर्ट देखने की आदत है, तुम ज़्यादा लंबा देख नहीं सकते। ठीक है, ठीक है, करते हैं। एक सेकंड बस इतना करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन पहले नंबर पे है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटॉन है, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 1। और अगर 1 प्रोटॉन है तो कितना हो गया इलेक्ट्रॉन? 1। इससे पहले एक फार्मूला डाल लेना, जो फार्मूला है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर NUMBR नंबर, जिसे डिनोट करते हैं हम Z से, इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये ध्यान ही नहीं देते, टीचर्स भी ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, जो मैंने बता दिया बस सिंपली पढ़ लो बस। एटॉमिक नंबर Z से डिनोट होता है और उसे कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रल आइटम में अभी कुछ नहीं, ठीक है, न्यूट्रल आइटम की बात कर रहे हैं। न्यूट्रल मतलब सिर्फ हाइड्रोजन ऐसे लिखा हो, हीलियम ऐसे लिखा हो, ठीक है, न्यूट्रल आइटम की बात। नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम होता है, अभी तक यही है। ठीक है, बात की बात देखते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। अब एक और चीज़ और समझो कि ये हो गया एटम का स्ट्रक्चर। क्यों निकाले जा सकते हैं? क्योंकि भैया वो घर में नहीं रहता है, इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आइटम्स के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटॉमिक वेट की वजह से होते हैं। जितने प्रोटॉन होंगे न्यूट्रॉन होंगे, एडअप कर देंगे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, वो निकल आएगा एटॉमिक मास। और जितने प्रोटॉन होंगे वो डिनोट करेंगे Z को, और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, नॉर्मल सी बात है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं न्यूक्लियस में। कहाँ रहते हैं? दिस इज़ न्यूक्लियस में। और ये हैं शेल्स, पहली शेल K है, दूसरी L है। ठीक है, तो यहाँ पर रहते हैं इलेक्ट्रॉन। अभी सिर्फ यही बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है, बाहर खींच लिया जाता है। ठीक है, कि आ जाओ बेटा, घर से बाहर घूम रहे हो, जैसे घर है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड में खेल रहा था, इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है। ठीक है, इसलिए तो दूसरे नंबर पे आता है हीलियम। प्रोटॉन 2 हैं तो कितने हो जाएंगे? एटॉमिक नंबर 2। तो अगर प्रोटॉन 2 हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2। ऐसे करते रहेंगे। लिथियम 3rd नंबर, 3 इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे। अगर प्रोटॉन 3 हैं तो 3 एटॉमिक नंबर। तो सिर्फ 10 तक करेंगे आज, उससे आगे नहीं पढ़ेंगे। बस 4 4 4 और बोरॉन, उसके बाद में हो जाएगा 5 5 5 और फिर कार्बन 6 6 6। देखो एक बार फिर से समझ लो, नाइट्रोजन को के अंदर 7 प्रोटॉन होते हैं। 7 प्रोटॉन होते हैं तो उसका नंबर 7 हो गया। अगर 7 प्रोटॉन होंगे तो 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बात नोट कर लो, प्रोटॉन की वजह से एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर हो गई? ठीक है। ऑक्सीजन 8 फिर 8 फिर 8, ऐसे ही भरा करो, सिंपल सी बात होगी। अब यहाँ पर हो गया फ्लोरीन, 9 प्रोटॉन होते हैं तो 9 ही एटॉमिक नंबर, 9 प्रोटॉन तो 9 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर आता है नियॉन, 10 नंबर, फिर 10 प्रोटॉन। ठीक है, 10 हो गया। ये यहाँ तक कर लो, फिर 20 तक करेंगे। फिर उसके बाद में करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। अरे शेल्स के अंदर देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम पूछोगे अपने आप से, तुम्हें खुद नहीं पता कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स के अंदर भरना।
कैसे भरे जा रहे हैं, या कैसे इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, आइटम्स के अंदर, उसकी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ये पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं, दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं, बताता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, आइटम्स की आखिरी शेल में, आखिरी शेल होगी कोई ना कोई, जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो बताता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी क्या होती है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए उसने, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, ये बताएगा वैलेंसी। और न्यूट्रॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को का नंबर जोड़ दो तो एटॉमिक मास आ गया। हर एक चीज़ रिलेट करती है, ठीक है। तो इस वीडियो पे आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अरे सब्सक्राइब मत भी करना, लेकिन चैनल याद तो रख लेना कि यहाँ आके पढ़ लेना, और बहुत इजी पढ़ेंगे, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। भरोसा करो, सारी चीज़ें ऐसे जाएंगी कि हर एक केमिस्ट्री का हर एक पहलू समझ में आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं।